हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर वीडियो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। राज्य तो हम सुनते हैं, पर कल्याणकारी राज्य यानी कि राज्य के कल्याण, जो समाज के कल्याण के लिए सोचे, एक वैसा राज्य के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, काफ़ी बार पूछा जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास के हों, कोई से भी ग्रेजुएशन कर रहे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटिव जो भी टॉपिक्स हमें इसमें शामिल होने चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य के बारे में जब हम जानते हैं तो उससे रिलेटिव क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो इसके बारे में आज हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मोस्टली मैंने ये MPS वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बनाया है चैप्टर। मतलब कि MPS में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं या जो भी कंटेंट होता है इस टॉपिक से रिलेटिव, उन कंटेंट को मैंने शामिल किया है जो कि सभी क्लासेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ये कंटेंट मैं आपको जैसे दिखा देती हूँ, इग्नू की बुक से लिया गया है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे सकारात्मक उदारवाद का विकास, उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की औचित्यता। तो इसके बारे में मैंने आज इस टॉपिक में बताऊंगी। यहाँ पे मेरे टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, वही हैं जो बुक्स में आपको मैंने अभी दिखाए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। अगर आप इग्नू की बुक से पढ़ेंगे ये टॉपिक्स तो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको इजी शब्दों में उसी लैंग्वेज को इजी करके और सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सकारात्मक उदारवाद क्या था। उसी की सोच थी कल्याणकारी राज्य। थोड़ा सा हम पहले जान लेंगे सकारात्मक उदारवाद क्या है, और उसी से निकल कर आया था कल्याणकारी राज्य। तो सकारात्मक उदारवाद जो था, जब नकारात्मक उदारवाद सबसे पहले आया था, जिसे हम परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ के लोग थे असहाय हो गए थे। किस वजह से? कि वहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी कि नए नए उद्योग खुल रहे थे। तो इससे क्या हुआ था, जो भी श्रमिक लोग थे जो अपने हाथों से काम करते थे, उनका रोज़गार वहाँ से छिन गया था, क्योंकि उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी। तो इस कारण वो लोग असहाय हो गए थे। इसलिए तो कुछ उदारवादी जो विचारक थे उन्होंने सोचा, जैसे कि लास्की, उन्होंने सोचा कि इन सबको क्या है, इनके अधिकारों के लिए हमें काम करना चाहिए, और अगर इन जो भी लोग असहाय हो गए हैं उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनके अधिकारों के लिए कार्य करना चाहिए, और इन सब में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो पर जब राज्य का हस्तक्षेप इन सब से हटने लगा तो समाज में कई ऐसी नकारात्मक चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि बाजार अर्थव्यवस्था डगमगा गई, और भी जो है लोग अपनी मनमानी करने लगे। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई, जिससे कि नकारात्मक उदारवाद को गलत ठहराया। फिर उसके बाद आए सकारात्मक उदारवाद। तो सकारात्मक उदारवाद में उन्होंने कहा कि राज्य का हस्तक्षेप तो होना चाहिए। नकारात्मक उदारवाद क्या कहता था? राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर सकारात्मक उदारवाद कहता था कि राज्य का हस्तक्षेप तो होना चाहिए, पर एक सीमित स्थान तक होना चाहिए, और राज्य जो है ऐसा समाज में कार्य करे जिससे कल्याण हो सके सभी लोगों का। इसलिए ये अवधारणा सामने आई कल्याणकारी राज्य की। तो अब हम जानेंगे कल्याणकारी राज्य होता क्या है। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य जो सामाजिक हित के लिए कार्य करता है, और जैसे कि सभी को समानता प्रदान करना, निर्धनों की मदद करना, रोजगार प्राप्त करवाना व समाज कल्याण के कार्य करना। तो एक ऐसा राज्य स्थापित करता है कल्याणकारी राज्य जिसमें सभी का जो है समाधान हो सके, सभी की परेशानियों का। ये समाज में समानता को स्थापित करता है। सभी लोग समान रूप से अगर होंगे और सभी निर्धन लोगों की मदद हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? सभी का कल्याण होगा, सभी को रोज़गार प्राप्त करवाते हैं। तो इसी को कहते हैं समाज में कल्याणकारी राज्य। तो इस कल्याणकारी राज्य को हम और डीपली थोड़ा जानेंगे। तो कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है। सकारात्मक राज्य है, इसका क्या मतलब है? ये राज्य को त्रुटि नहीं मानता, बल्कि राज्य को एक ऐसा यंत्र मानता है जिसे लोग अपने सामान्य हित की वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि नकारात्मक राज्य था, नकारात्मक उदारवाद था, वो राज्य को क्या मानता था? एक परेशानी मानता था, समाज के लिए एक त्रुटि मानता था,
एक यहाँ त्रुटि यानी कि कोई कमी मानता था। पर कल्याणकारी राज्य क्या कहता है, राज्य जो है ये त्रुटि नहीं मानता और राज्य को एक ऐसा यंत्र मानता है जिससे लोग अपने सामान्य हित की वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अपने हितों को वो राज्य के समक्ष रख सकते हैं, अपनी परेशानियों को, और राज्य क्या करेगा, उन्हें सॉल्व करेगा। तो इसीलिए ये राज्य को एक सकारात्मक राज्य मानते हैं। और कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, यानी कि लोकतांत्रिक राज्य यानी कि ये लोगों की सुनता है और लोगों को उनके जो भी अधिकार होते हैं उनको देने की गारंटी देता है। ऐसा राज्य जो न्यूनतम आय की गारंटी, लोगों को और सामाजिक विपत्ति को मिटाए, सबके लिए सेवाएं उपलब्ध कराए। यानी कि ये सभी को आय मिले इस तरह की गारंटी दे, और जो भी समाज में जितनी भी विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, उनको मिटाए और सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराए। जिसको जिस सेवा की आवश्यकता है, यानी कि जो भी योजनाएं बनाई जाती है जिससे लोगों का कल्याण हो सके, ये सब उनको दे। यही लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक है। तो हमने ये जान लिया कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है, और आगे हम जानेंगे कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि पहले क्या था, जो पूंजीवाद थे वो लोग कैसी अर्थव्यवस्था अपनाते थे, वो ऐसी अर्थव्यवस्था थी कि जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पर ऐसा इससे क्या हुआ, जो मतलब ये लोग जो नकारात्मक उदारवाद वाले थे वो ये कहते थे कि लोगों को ऐसा अधिकार हमें देना चाहिए कि वो बाज़ार अर्थव्यवस्था को या जो भी वो व्यापार करना चाहता है वो खुले रूप से कर सके और राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। पर इसके क्या है, कई नकारात्मक पॉइंट्स जो हैं हमें देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इससे इकोनॉमी जो है थोड़ा डगमगा गई इससे, और लोगों ने मतलब इसका गलत फ़ायदा भी उठाया। तो इसके कई नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले। तो लोक कल्याणकारी राज्य ने क्या किया, इसने दोनों चीज़ों को मिला दिया। इसने जो भी बाज़ार अर्थव्यवस्था का जो पुराना स्वरूप था, जो नकारात्मक लोगों ने अपनाया था, नकारात्मक उदारवाद ने, और इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो इसको हम कहते हैं सकारात्मक राज्य, और इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नकारात्मक उदारवाद के थॉट्स को भी इसमें जोड़ के कुछ चेंजेस ला के उसे ठीक कर दिया। तो क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? एक कल्याणकारी राज्य बाज़ार अर्थव्यवस्था के दायरे में काम करता है। ये बाज़ार अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी बाज़ार प्रतिबंध प्रचालन को अवैध ठहराकर उसमें कुछ नियोजन करके और पूंजीवादियों को त्रुटियों को दूर करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार का नियोजन करके एक बेहतर बाज़ार अर्थव्यवस्था को बनाता है। यानी कि ये जो भी पूंजीवादी बाज़ार प्रतिबंध थे, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, कोई भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, तो उन प्रतिबंधों को उन्होंने हटाया, उनको उनका परिचालन को अवैध ठहरा दिए, यानी हटा दिया। और इसमें कुछ नियोजन करके, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके इन्होंने एक दूसरा जो है पॉइंट सामने रखा जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसमें बाज़ार अर्थव्यवस्था में इन्होंने ऐसा कर दिया कि इसमें राज्य का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होगा, राज्य जो है बाज़ार अर्थव्यवस्था को संभालेगी, उसके लिए कार्य करेगी और एक बेहतर अर्थव्यवस्था बन जाएगी इससे। और इसका काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी सामने आए थे। जब राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो बाज़ार अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक हो गई थी। तो ये थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसमें जो है लोक कल्याणकारी राज्यों का विश्वास था। अब हम जानेंगे कल्याणकारी राज्य के औचित्य क्या हैं। औचित्य यानी कि कहाँ पर वो उचित है। तो क्या क्या औचित्य हैं इसके? पहला है राज्य बाज़ार। ये बाज़ार अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को ज़रूरी मानता है, तो इसलिए भी उचित है क्योंकि ये राज्य और बाज़ार की जो अर्थव्यवस्था है उसको जोड़ता है। यानी कि बाज़ार अर्थव्यवस्था यानी कि लोग जो भी व्यापार खोलना चाहते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होगा, राज्य उसमें कुछ नियम कानून लगा सकती है। इस तरह का उन्होंने अपनाया था। सेकंड है व्यक्तिवादी। ये व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने व्यक्तिवादी को अपनाया था, हर व्यक्ति का कल्याण हो, इसकी बात ये करते हैं। तीसरा है समानता। एक कल्याणकारी राज्य समाज में समानता स्थापित करने की बात करता है, यानी कि ये चाहता है कि समाज में सभी लोग समान रूप से रहें, तभी एक लोक कल्याणकारी यानी कल्याण हो पाएगा लोगों का और कल्याणकारी राज्य स्थापित हो पाएगा। तो इन्होंने समानता की बात यहाँ पे करी। नेक्स्ट है अधिकार।
अधिकारों की बात भी करते हैं। ये व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है जो उसके अधिकारों की रक्षा करता है, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति का समाज में कल्याण कर सके। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य कोशिश करता है कि हम व्यक्ति को ऐसे अधिकार बना सके जिससे कि उसका कल्याण हो और उसके अधिकारों को हम रक्षा भी कर सकें। और नागरिकता भी मिलती है अगर लोक कल्याणकारी राज्य में। तो मार्शल ने इस पे 3 तरह के जो है कानून बताए थे जो कि लोगों को मिलते हैं। नागरिकता यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, नागरिकता का मतलब होता है कि जो भी नागरिकता को हम अधिकार से रिलेटिव ही देखते हैं। क्योंकि जो अगर कोई नागरिक है तो मतलब उसके अधिकार भी हैं कुछ। तो मार्शल ने कहा था कि ये नागरिकता प्राप्त करवाता है कल्याणकारी राज्य। और क्या क्या नागरिकता प्राप्त करवाता है यानी कि क्या क्या अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। कानूनी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कोई भी कानून में अपना इन्वॉल्वमेंट दिख सके तो उसका अधिकार ही देते हैं। राजनीति लोकतंत्र में शामिल सभी अधिकार। दूसरा है आर्थिक संपत्ति का अधिकार। आर्थिक संपत्ति का अधिकार और आर्थिक संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है जो भी व्यक्ति की स्वतंत्र संपत्ति है वो उसे जब मन चाहे उसे बेच सके, उससे फ़ायदा उठा सके। योग्यता अनुसार रोज़गार का अधिकार, तो जो भी उनकी व्यक्ति की जितनी भी योग्यता है उसके अनुसार वो रोज़गार कर सके, उतना कमा सके जितना भी जिसके वो योग्य है, इसका अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है लोक कल्याणकारी राज्य में। और ये सब नागरिकता के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है राजनीति लोकतंत्र में शामिल सभी अधिकार, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है हमारा, उसमें जितने भी अधिकार हैं व्यक्ति को मिल सके और राजनीति में व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। और लास्ट है न्याय यानी कि एक कल्याणकारी राज्य समाज में न्याय स्थापित कैसे हो सकता है इसकी बात करता है। न्याय अगर मान लीजिए इतनी जब वो फैसिलिटीज़ समाज में हो रही है कि समानता स्थापित हो रही है, सभी को कानून मिल रहे हैं, सभी के कल्याण की बात हो रही है, तो एक तरह से न्याय भी स्थापित होता है समाज में। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य क्या करता है, न्याय स्थापित करता है। अब हम जानेंगे, पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, एक बार रिकॉल कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने जाना था, मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक उदारवाद क्या था। नकारात्मक उदारवाद पहले आया था, उसमें कुछ कमियां थी। फिर सकारात्मक उदारवाद आया, उसने कल्याणकारी राज्य की जो है भूमिका बताई, कल्याणकारी राज्य कैसे हम ला सकते हैं। तो ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया। एक सकारात्मक राज्य होता है, लोकतांत्रिक राज्य होता है, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या अपनाई थी इसने, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा कल्याणकारी राज्य के औचित्य। तो औचित्य यानी कि कहाँ कहाँ वो उचित है, यानी कि राज्य और बाज़ार को वो अपनाता है, व्यक्तिवाद की बात करता है, समानता स्थापित करने की बात करता है, और व्यक्ति को अधिकार देता है, नागरिकता प्रदान करता है, और समाज में न्याय लाता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आगे हम देखेंगे इससे रिलेटिव क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मोस्टली जो इससे इग्नू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MPS 1, जिनके पास भी ये बुक है, जो भी MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको ये पता होगा कि इग्नू हर साल जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप अगर ये क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सकारात्मक उदारवाद के विकास का उल्लेखन कीजिए। मैंने आपको बता दिया है सकारात्मक उदारवाद क्या था। पहले आप नकारात्मक के बारे में बताएंगे, नकारात्मक उदारवाद क्या था, फिर उसमें कुछ कमियां थी इसलिए सकारात्मक उदारवाद की सोच आई, फिर उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया। तो ये आप इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह से आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य पर एक निबंध लिखिए। तो कल्याणकारी राज्य जो मैंने आपको बताया क्या होता है, वही होता है उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके जो भी ये विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, ये कितनी हो गई 1 2, और ये सब भी औचित्य भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी। इस तरह से जो है आप आंसर्स देंगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के। अगर आप चैप्टर को आपने पूरा समझ लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को दे सकते हैं आंसर। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में आंसर मिला सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है आधारों का विवेचन कीजिए जिन पर कल्याणकारी राज्य को उचित ठहराया जाता है। तो वही कल्याणकारी राज्य के जो औचित्य मैंने आपको बताए हैं वो इस क्वेश्चन में बताने हैं। चौथा है वर्तमान कल्याणकारी राज्य का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि वर्तमान में क्या राज्य है, वर्तमान में क्या स्थिति है कल्याणकारी राज्य की, ये आपको बतानी है। क्या है, लोकतांत्रिक है, अभी भी तो लोगों का तंत्र है, तो इसके बारे में आप पूरा बता सकते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक उदारवाद के विकास का उल्लेखन कीजिए। सकारात्मक उदारवाद के जो मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह से आप सारे आंसर्स देंगे। और अगर आप इन आंसर्स की कॉपी चाहते हैं यानी कि PDF चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में जो है। अगर क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा इग्नू में पूछे जाते हैं, तो कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे आंसर्स अगर देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप आराम से अपने 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से आप उसको गेट कर सकते हैं। और ये इसके अगर आपको और भी फुल नोट्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको क्या चीज़ ऐसी इसमें है जो आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको डाउट है कुछ, तो वो आप हमें बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। अगर हमें भी पता चलता रहेगा कि हमें स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऐड करना चाहिए इसमें, तो जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो ये वीडियोस हम इसी तरह के लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में बताते रहें कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है आप चाहते हैं जिस पर वीडियो, जो भी आपके डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें।